हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में क्या है, यूनान जो है तुर्की का गुलाम हो गया था। यूनान तुर्की का गुलाम हो गया था और यूनान किस तरह से तुर्की से आज़ाद हुआ, किस तरह से स्वतंत्रता पाया, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। मतलब यूनान का स्वतंत्रता का संग्राम जो है तुर्की से किस तरह से यूनान ने आज़ादी पाई, यही एक कहानी है। इतिहास एक कहानी ही है जिसे अच्छी तरह से समझा जाए तो अपनी अपनी आंसर राइटिंग खुद लिख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यूनान जो था तुर्की का गुलाम था। तुर्की एक छोटा सा देश है जो एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप में आते हैं। तो ये यूनान जो था तुर्की का गुलाम था। जब 15वीं शताब्दी है, यूनान कैसे गुलाम हुआ? 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में यूनान जो था ऑटोमन साम्राज्य का गुलाम हो गया था। यूनान जो था किसका गुलाम हो गया? ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य एक तुर्की का ही एक साम्राज्य था जिसका गुलाम यूनान हो गया था 15वीं शताब्दी में। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते तुर्की की जो साम्राज्य थी वो ढीली पड़ने लगी, कमज़ोर पड़ने लगी, जिसके चलते यूनान के जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उन्हें मौका मिल गया आज़ाद होने का। इसी बीच 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था और नेपोलियन को पराजित किया गया था। तो यही सब का जो आक्रोश है यूनान के राष्ट्रवादी व्यक्तियों को और युद्ध करने के लिए उत्साहित कर दिया। और युद्ध करने स्वतंत्र होने का एक और भी कारण था कि तुर्की के जो साम्राज्य थे उसमें तुर्की के जनता से ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध यूनान के ही जनता थे। इस बड़े बड़े पदों पर, सरकारी बड़े बड़े पदों पर यूनान के ही जनता बैठते थे। इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता मिली थी। आर्थिक मामले में तुर्की के जनता से ज़्यादा शक्तिशाली यूनान के जनता थे। इसीलिए ये इनकी आज़ादी का एक प्रमुख कारण बन गया। क्या हुआ? तो यूनान में भी इटली के जैसे कुछ क्रांतिकारी संस्थाएं थी। जैसे इटली में यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। उसी प्रकार यूनान में भी बहुत सारी क्रांतिकारी संस्थाएं थी। इसमें एक प्रमुख क्रांतिकारी संस्था थी हिटोरिया फिल्के। हिटोरिया फिल्के नाम की संस्था थी जो क्रांतिकारी थी। इसकी स्थापना ओडेसा में की गई थी। इसकी स्थापना जो थी ओडेसा में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि तुर्की का प्रभाव जो था उसे समाप्त कर देना। तुर्की का जो प्रभाव यूनान पर था उसका प्रभाव समाप्त कर देना। 1821 में अलेक्जेंडर 1821 में अलेक्जेंडर इप्सिलांती 1821 में अलेक्जेंडर इप्सिलांती नाम का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था जो मोल्डेविया में क्रांति कर दिया। मोल्डेविया में क्या किया? क्रांति कर दिया। 1821 में अलेक्जेंडर इप्सिलांती नाम के एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने, क्रांतिकारी व्यक्ति ने मोल्डेविया में तुर्की का एक स्थान है मोल्डेविया, वहाँ क्रांति कर दिया।
और जिससे मेटरनिक जो था वो बहुत ही भयभीत हो गया, डर गया। मेटरनिक ने रूस के जार मतलब राजा होता है, तो रूस के राजा को बोला कि जो यूनान का जो विद्रोह है उसे दबा दो। तो जो रूस का जो जार था ये यूनान का ही समर्थक था, यूनान के राष्ट्रवादी व्यक्ति को चाहता था, लेकिन क्या करे, मेटरनिक का अधीन था, मेटरनिक के अधीन था रूस का जार। तो रूस का जार जो था वो क्रांतिकारी व्यक्तियों का साथ नहीं दिया, जिसके चलते उसे पराजित कर दिया गया, इस क्रांति को दबा दिया गया और अलेक्जेंडर इप्सिलांती को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। इतना होने के बाद भी यूनान की जनता डरी नहीं, हतोष नहीं हुई और अपनी लड़ाई जारी रखी। इसके आगे मोरिया द्वीप, मोरिया नाम का द्वीप है, वहाँ लड़ाई की। और जब मोरिया द्वीप पर लड़ाई हुआ तो तुर्की का जो सुल्तान था, सुल्तान बोलते हैं तुर्की के राजा को, सुल्तान बोलते हैं तुर्की के राजा को, सुल्तान कहाँ के राजा को बोलते हैं? तुर्की के राजा को सुल्तान बोलते हैं और रूस के राजा को जार बोला जाता है। तो तुर्की का जो सुल्तान था उसने क्या किया, धार्मिक तरह से उठा लिया इस मुद्दे को, लोगों को बोला कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। इसने पूरे तुर्की में इस्लाम का नारा लगाया, बोला कि इस्लामियों को आह्वान किया, इस्लामी धर्मों को बुलाया और उसे बोला कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, यूनान के लोग जो हैं ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। इसके चलते वो धर्म का सहारा लेकर, सैनिकों के सहारा लेकर यूनान जो यहाँ मोरिया द्वीप पर जो क्रांतियाँ हुई इसे दबाने के लिए सैनिकों को भेज दिया, जिसमें 22,000 यूनानी शहीद हो गए थे, मारे गए थे। 22,000 यूनानी मारे गए थे, जिससे प्रभावित होकर 1827 में लंदन में एक समझौता बुलाया गया रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने। रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने 1827 में एक समझौता किया और यूनान का साथ देने का वादा किया कि हम तीनों जो है यूनान का साथ देंगे। 1827 में लंदन में एक समझौता हुआ, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने तीनों मिलकर एक समझौता किया और बोला कि हम यूनान का साथ देंगे और यूनान का साथ दिया और जो यूनान जो था तुर्की पर विजय पा लिया, यूनान तुर्की पर विजय पा लिया। तो 1829 में जब विजय पा लिया तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई। 1829 में क्या? एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई। और एड्रियानोपुल की संधि में किन किन देश थे? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस, एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी, जिसमें रूस ने बोला कि अब तुम यूनान पर से अपना कब्जा हटा लो। तो तुर्की ने अपना कब्जा हटा लिया और रूस चाहता था कि यूनान में राजशाही वंशानुगत व्यवस्था लागू किया जाए, लेकिन यूनान के लोगों ने इसका विद्रोह कर दिया और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और यूनान एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ। कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद ही यूनान एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ और वहाँ का राजा बेवेरिया वंश के
बेवेरिया बेवेरिया राजवंश का राजकुमार ओटो को बनाया गया। वहाँ का शासक यूनान का शासक बेवेरिया राजवंश के ओटो को बनाया गया। और इतनी बड़ी क्रांति करने के बाद भी यूनान में गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई, लेकिन राजतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। और इसने ऑटोमन साम्राज्य जो बहुत ही निरंकुश शासन किया करता था उसे हटाकर बेवेरिया राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार से यूनान तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य थे उससे आज़ादी पाई। यही पूरी कहानी है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम की। यूनान स्वतंत्रता का संग्राम किस प्रकार किया, तो इसमें मुख्य बातें क्या हैं कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी और एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी। एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी। और एड्रियानोपल की संधि किनके बीच हुई थी, तो तुर्की और रूस के बीच। यूनान किसका गुलाम था, तो तुर्की का। यूनान किसका गुलाम था, तुर्की का। किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में जब तुर्की की साम्राज्य व्यवस्था जब कमजोर पड़ने लगी थी तो इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाने लगा था। इसलिए यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं। बस इतना ही इसमें ऑब्जेक्टिव था और यही कहानी है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।